हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग झारखंड का मॉडल सेट क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसका आंसर करते हैं। और एक रिक्वेस्ट होगा कि जो भी इस चैनल पे नए होंगे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम लोग का मनोबल बढ़ा रहेगा। और एक और सूचना है कि इस चैनल में आपको हर एक जितना भी मॉडल का आंसर आएगा वो सारा आंसर आपको दिया जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार का 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक का आपको मिलेगा। तो इस चैनल से जल्द जुड़ जाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव का ये वाला देखिएगा, क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं मॉडल का। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला गद्यांश दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर इसका कर देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता क्या है। तो इनका सब है, इनमें से सभी होगा, आप आराम से इसको पढ़ के कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट कर देता है। तो किसके लिए नष्ट कर देता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये वाला कि देखिए यहाँ देखिए कहता है, यहाँ पे देखिएगा अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं, युवा नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका आंसर होगा, आज का पढ़ा लिखा हुआ अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है? तो हमने बताया था आपको नौकरी खोजने में। इसका आंसर क्या होगा? नौकरी खोजने में। क्यों होगा? देखिए वहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए वहाँ नौकरी तलाश में, यहाँ लिखा हुआ है नौकरी तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा भारतीय, यहाँ देख रहे हैं जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, भारतीय विद्यार्थियों को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो, केवल इसको देखिएगा, जो आवश्यक हो। अब देखिए नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है। तो हमने बताया था विद्यार्थी उपयोगी हो, शिक्षा जो आवश्यक हो। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा जो आवश्यक हो, जो हमने अभी अंडरलाइन किया है। अगला क्वेश्चन है कि रेडी नहीं होगा, यहाँ पे टेढ़ी होगा, यहाँ रेडी लिख दिया। टेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा काम कठिन हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा काम कठिन हो जाना, यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पहला गद्यांश का तो हमने आंसर कर दिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। यानी इससे क्या पता चल रहा है, ये कौन सा चैप्टर का है? तो ये चैप्टर का है हिंदी का भरत राम का प्रेम। आगे पढ़िए, देखिए, निम्न जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिन जननी ने है जाना भारत सा भाई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा चैप्टर का दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन है, रघुकुल की अभागिनी रानी कौन है? तो रघुकुल की अभागिनी रानी यानी कि कैकेयी के बारे में बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धिक्कार उसे था महापर्व महास्वार्थ ने घेरा, पंक्ति में किस महास्वार्थ ने घेरा था? तो किसको घेरा था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कैकेयी। चलिए अगला देखते हैं, प्रभु शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है? तो प्रभु शब्द का प्रयोग यहाँ राम के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण एक इसमें होगा कठोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो याद रखिएगा, भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। तो यहाँ लिख देते हैं गोवा में खुला था। और छापाखाना को लेकर कौन आया था? तो पुर्तगालियों ने लेकर आया था।
पुर्तगालियों ने। तो इसको कर लीजिएगा, जगह नहीं है, पुर्तगालियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि सबसे पुराना माध्यम जो था उस समय प्रिंट मीडिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण की शुरुआत किस देश में होता है? तो किस देश में हुआ था? तो इसका शुरुआत चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुरंत घटी घटनाओं को जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है? तो इंटरनेट में तुरंत अपलोड ही हो जाता है, और टेलीविज़न में भी हो जाता है, और रेडियो में भी हो जाता है। तुरंत समाचार में इसमें थोड़ा समय लगता है, अखबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार शैली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा समाचार शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो समाचार जो पढ़ता है उसको हम लोग वाचक कहते हैं। ये देखिए वाचक, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है। फ्रीलांसर पत्रकार का क्या कार्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है, पहले एक चीज़ बता देते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है। वैसा पत्रकार जो किसी के अधीन काम नहीं करता है, उसी को हम लोग फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित लिखना, नहीं नहीं नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं, ये वाला देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता की पहली शर्त क्या है? तो पहली शब्द है शब्दों में, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है शब्दों में मेल जोल। जी यही होगा, कविता की पहली शर्त होना चाहिए शब्दों में मेल जोल होना चाहिए। तो चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अंदर समेटे हुए है? तो इसका आंसर भी होगा कविता, इसका आंसर भी होगा कविता। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, आसानी होगा देखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो केंद्रीय बिंदु जो कहलाता है कथा नायक। केंद्रीय बिंदु कहानी का क्या कहलाएगा? कथानक, नायक नहीं है, कथानक। चलिए अगला क्वेश्चन है। हम लोग अब सेक्शन सी यानी गा घुस रहे हैं। गद्यांश दिया, निम्नलिखित पद्यांश दिया है। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 19 से 22 तक सही विकल्प चुनना है। मुझ भाग्यहीन, देखिए दिया हुआ हम पढ़ रहे हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुए विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रहा। तो ये कौन सा चैप्टर का है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा था, सरोज स्मृति, इसके बारे में चर्चा किया हुआ। तो इसका क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका कवि होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो स्वयं को, परिवार को, सरोज को, समाज को। तो इसमें कवि ने अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जीवन जो रहा दुखपूर्ण रहा, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दुख ही जीवन की कथा कह रही है, ये वाला देखिए लाइन। तो इसका देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दुखपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल शब्द का अर्थ है। तो विकल का अर्थ है, विकल शब्द का अर्थ, तो विकल शब्द का अर्थ होगा व्याकुल यानी परेशान, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो ये जीवन भर क्या करता है? ब्रह्मचार्य रहने का व्रत लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आजीवन अविवाहित रहने का, यानी ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो बनाया है यहाँ महाभारत के पौराणिक संदर्भों को। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना जो है इनमें से रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष सोए केहू संदेशड़ा ए भौरा ए काग,
यानी ये जो चैप्टर है बारहमासा का है, जिसको लिखा है मोहम्मद मलिक जैसी ने। तो यहाँ पे लिखा है पंक्ति किस कविता की, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पूरा नाम है मोहम्मद मलिक जैसी। तो सिंपल सा यहाँ जैसी मार देंगे। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, केशव दास की काव्य भाषा है। तो केशव दास की काव्य भाषा है, तो केशव दास की, तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो केशव दास की काव्य भाषा जो है अवधी भाषा है। चलिए अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा कर दिए, गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए कहता है, अभी भी संबंध के पिंजरे में भारतीय जीवन विहग बंदी है। तो उतना नहीं पढ़ने जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा इसको। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो याद रखिएगा ये लिया गया है अथा समय रजते विषम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इसको लिखा किसने, तो यहाँ पे नीचे लिखा है प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन विहंग कहाँ बंदी है, तो इसका आंसर कहाँ बंदी है, तो इसका आंसर जो होगा विदेशियों की पिंजड़े में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक किसे धिक्कारता है, तो इसका आंसर होगा मुक्त गगन में उड़ान भरने वाले को। अब पढ़ लीजिएगा वहाँ आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला यानी ट्रांसफ़र जब हरीमपुर से, थोड़ा एक मिनट, हाँ, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हरीमपुर से मिर्ज़ापुर हुआ था, उस समय रामचंद्र शुक्ल जी का उम्र जो था वो कितना था, तो उसका उम्र था 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमिरनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु कथा है, तो 3 कथा है, 3 कथा है। कौन कौन कथा है, तो पहला कथा है बालक बच गया, बालक बच गया, और दूसरा कथा है सुमिरनी के मन के, सॉरी ये ढेले चुन लो, और तीसरा कथा जो है वो घड़ी के पुर्जे हैं। तो इस प्रकार कितना कथा हुआ, छोटा छोटा 3 कथा हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, यह कथन किसका है, तो ये कही थी बड़की बहुरिया, यानी बड़ी बोहरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दूसरा देवदास कहानी के नायिका कौन है, तो नायिका जो है पारो, और इसमें नायक कौन है दूसरा देवदास का, तो नायक जो है वो संभव है, संभव नाम का लड़का था, वो है नायक संभव। चलिए, और इसका रचना किसने किया है दूसरा देवदास का, तो इसका याद रखिएगा रचना ममता कालिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुटज के पौधे की क्या विशेषता है, तो इनमें से सभी होगा, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी के पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है, तो निश्चय करता है मोहल्ला छोड़ने का, नहीं, कोई दूसरा काम आरंभ करने का, नहीं, पुनः झोपड़ी बनाने का, जी यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब रह गए रूप और शेखर, झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी, पंक्ति के लेखक कौन है, तो ये चलिए इसका आंसर हम आप ही के ऊपर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप जानते होंगे, तो इसका आंसर कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने क्या कहा है, तो इसको बोला है खाऊ उजाड़ू सभ्यता, यानी उजाड़ की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्कोहर की माटी का कथानायक कौन है, तो कथानायक जो है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो चलिए थैंक यू, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ।